ऑलवेज सुप्रीम कौन होगा? कोड सुप्रीम होगा कंपेयर टू एक्ट। तो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड कब आया? 2016 में आया। और कंपनीज एक्ट 2013 में आया आपका जो नया एक्ट बन करके आया 1956 को, जो रिप्लेस किया। अब बहुत सारा ऐसा सेक्शन को आपका ओमिट करना पड़ा फ्रॉम द एक्ट बिकॉज ऑफ द इंक्लूजन ऑफ इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी। दूसरा होता है कंपलसरी वाइंडिंग अप। कंपलसरी वाइंडिंग अप मतलब जहां पे आपको ट्राइब्यूनल बोलेगा चलो बेटा आप अब लोग अपना धंधा को बंद करो, बिकॉज आप लोग जो बिजनेस कर रहे हो दैट इज समहाउ इज नॉट कंपाइलिंग द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट एज वेल एज इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड। आपका शुरू करने का, बिगिनिंग का और एंड का, दोनों का आपका प्रोसेस कंपनी में फॉलो करना पड़ेगा। हम लोग जब मन चाहे तब शुरू नहीं कर सकते हैं, जब मन चाहे तब बंद नहीं कर सकते। आप सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट के अगेंस्ट फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट मतलब हमारे नेबर कंट्री के साथ पब्लिक ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहे हो, डिसेंसी और मोरालिटी को आप एग्जीक्यूट कर रहे हो। अगर ये सब काम करते हो तो भी आपके कंपनी को बंद कर दिया जाएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। बच्चों, आज हम लोग कंपनी लॉ का जो हमारा आखिरी चैप्टर बाकी था सीसीएफ में सेमेस्टर 5 के लिए, जो हमारा आखिरी चैप्टर बाकी था, आज हम लोग उसको कंप्लीट कर लेंगे। आपका एग्जाम काफी नजदीक आ चुका है। मोर और लेस जितना भी चैप्टर्स हमारे चैनल पे कवर किया गया है डिफरेंट सब्जेक्ट से, वो आप लोग को बहुत हेल्प कर रहा होगा अपने एकेडमिक एग्जाम के लिए। ये आपका लास्ट चैप्टर बाकी था, बच्चों का कमेंट्स आ रहा था इस चैप्टर के लिए, इसलिए अब हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करके कंपनी लॉ का सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं। सबसे पहला बात, आप लोगों ने अगर पहले का चैप्टर्स प्रॉपर तरीके से गो थ्रू नहीं किया है तो समझने में थोड़ा दिक्कत आ सकता है, बिकॉज जो लास्ट चैप्टर है आपका, दैट चैप्टर बिलोंग्स टू वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी का मतलब होता है कंपनी को बंद करना। तो हम लोगों ने सीखा था कंपनी को खोलते कैसे हैं, फ्रॉम इशूइंग प्रोस्पेक्टस, पब्लिक ऑफर से लेकर के वाइंडिंग अप तक का सफर में बीच में बहुत सारा आपका चैप्टर्स था जिसके अंदर प्रोसेस था। ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से समझने का कोशिश कीजिए। जैसे हम लोग कंपनी स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारा पेपर वर्क लगता है, वैसे ही कंपनी को बंद हम लोग एवं नहीं कर सकते हैं कि मेरे को रात में सपना आया है कि चलो कंपनी को बंद करते हैं। वी कांट क्लोज और शट डाउन आवर कंपनी इन सच मैनर, बिकॉज प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है अपने को कंपनीज एक्ट 2013 का। वन मोर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसमें आ चुका है कि कंपनी वाइंड अप करने के लिए अपने को सिर्फ और सिर्फ कंपनीज एक्ट अबाइड करना जरूरी नहीं रह गया है। वी ऑल्सो नीड टू फॉलो सर्टेन कोड एंड दैट कोड इज इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड। तो ये कोड आपका 2016 में आया था, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016 में आया था। कंपनीज एक्ट 2013 में आया था, अमेंडमेंट 1956 को खत्म करके जो नया एक्ट आया था वो कब आया था आपका? 2013 में आया था। तो अब ये जो आपका चेंजेस आया, ये चेंजेस लाने के पीछे कारण क्या था, इस चेंजेस का क्या रेपकेशन पड़ा, ये सब कुछ आपको यहां पे समझने को मिलेगा कि चेंजेस किस किस एस्पेक्ट में आया आपका। पहले कंपनीज एक्ट को वाइंड अप करने के लिए काफी ज्यादा सेक्शन, मोर और लेस 100 सेक्शन था सिर्फ वाइंड अप करने के लिए। वॉलेंट्री वाइंड अप का कॉन्सेप्ट था, कंपलसरी वाइंड अप का कॉन्सेप्ट अभी भी है, बट मैक्सिमम जो प्रोसेस होता है कंपनी को क्लोज करने का, कंपनी बैंकरप्सी की तरफ जो जाता है उसमें अपने को इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड फॉलो करना पड़ता है। अब आपका मन में क्वेश्चन आएगा, सर ये कोड क्या होता है? तो एक सिंपल कॉन्सेप्ट समझिएगा, जो भी कोड होगा, जिस भी एक्ट को लेकर के कोड का कॉन्ट्राडिक्ट होगा, वहां पे सुप्रीम कौन होगा? हमेशा कोड ही सुप्रीम होता है। एक्ट को ओवरराइड कर देगा कोड। मतलब अगर कंपनीज एक्ट में कुछ बोल रहा है और इंसॉल्वेंसी कोड में कुछ और बोल रहा है, तो वी नीड टू फॉलो द प्रोविजन ऑफ इंसॉल्वेंसी कोड रेदर देन
आपका कंपनीज एक्ट का प्रोविजन। तो ऑलवेज सुप्रीम कौन होगा? कोर्ट सुप्रीम होगा कंपेयर टू एक्ट। तो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड कब आया? 2016 में आया। और कंपनीज एक्ट 2013 में आया आपका जो नया एक्ट बन करके आया 1956 को, जो रिप्लेस किया। अब बहुत सारा ऐसा सेक्शन को आपका ओमिट करना पड़ा फ्रॉम द एक्ट बिकॉज ऑफ द इंक्लूजन ऑफ इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड। तो आपको ये कॉन्ट्राडिक्ट समझना पड़ेगा कि इंटेंशन वही है, कंपनी को बंद करना है, बट कंपनी बंद करने से किसको फायदा होगा? किसी को फायदा तो नहीं होगा ना, बिकॉज एम्प्लॉयमेंट जाएगा, इकोनॉमिक में आपका इंपैक्ट पड़ेगा, गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा बात? तो कंपनी बंद करना इज नॉट द प्रोमिनेंट सॉल्यूशंस। अब अगर सपोज कंपनी काम करने के लिए आपका कैपेबल नहीं है, काम कर ही नहीं सकता है, तो उसके लिए भी ऑल्टरनेटिव ऑप्शन अवेलेबल है। हमारा कंपनीज एक्ट सेक्शन 230 से लेकर के सेक्शन आपका 245 तक कंपनी को कैसे हम लोग बचा सकते हैं उसी को लेके प्रोविजन दिया हुआ है। जो आप लोग टर्म सुनते हो, मर्जर, डीमर्जर, आपका अमेलगमेशन, दिस ऑल आर पार्ट ऑफ व्हाट? दिस इज अ प्रोसेस टू रिवाइव योर कंपनी। आपका कंपनी अगर डूब रहा है, उस कंपनी को कैसे हम लोग आपका रिवाइव कर सकते हैं, इसी को लेकर के आपका अलग अलग सेक्शन बना हुआ है। पहले आपका BIFR, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन बोल करके बोर्ड हुआ करता था। अब ये खत्म हो चुका है बिकॉज पहले एक एक्ट था जिसका नाम था सिका एक्ट, सिका एक्ट 1985। उसका मतलब था आपका जितना भी सिक कंपनी होता है, सिक कंपनी होता है मतलब जिस कंपनी का टर्नओवर आपका उसका पेड अप शेयर कैपिटल के इक्विवेलेंट भी नहीं हो पाता है, मतलब अगर वो एट पार पे काम कर रहा है या फिर बिलो पार काम कर रहा है, उस कंपनी को हम लोग सिक कंपनी बोलते थे। और उस बोर्ड का काम था हाउ टू रिवाइव सच सिक कंपनी। तो सिका एक्ट को एबॉलिश कर दिया गया बिकॉज ऑफ द इंक्लूजन ऑफ इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड। आया बात समझ में? तो आपका ये कोड आने से बहुत सारे एक्ट पे इंपैक्ट पड़ा। फेमा एक्ट हमारा 1999, कंपनीज एक्ट, सिका एक्ट, BIFR बोर्ड, सबको क्या कर दिया गया? चेंज कर दिया गया, सब में अमेंडमेंट लाया गया। जो कंपनी लॉ बोर्ड हुआ करता था, कंपनी लॉ बोर्ड, जो कंपनी आपका लॉ के केसेस को देखता था, कॉर्पोरेट केसेस को देखता था, उस बोर्ड को भी चेंज कर दिया गया। NCLT और NCLAT आ गया, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल और नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्राइब्यूनल, जो कॉन्सेप्ट पहले नहीं था। तो काफी ज्यादा चेंजेस आया। तो ये हम क्या बता रहे हैं आपको कि वाइंडिंग अप का प्रोसेस उतना आसान नहीं है। प्रैक्टिकली पढ़ने में आसान लगेगा आपको कि प्रोविजन है खाली पढ़ना है, बट प्रैक्टिकली आपका इन सब चीजों में दिक्कत आता है। तो वो दिक्कत आपको ना हो इसीलिए कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि कब अपने को इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड फॉलो करना है, कब अपने को कंपनीज एक्ट का प्रोविजन फॉलो करना है। क्लियर है? सबसे पहला बात, वाइंडिंग अप का मतलब क्या होता है? वाइंड अप कर देना, बंद कर देना। जो चीज चल रहा था उसको अगर हम लोग बंद कर देंगे उसको बोलते हैं हम लोग वाइंड अप करना। अब कॉमन फिनोमेना तो सोचो, मतलब बुकिश लैंग्वेज में ना जाकर के कंपनी को बंद करने का नौबत कब आएगा? या तो हम कंपनी खुद चला नहीं पा रहे, मतलब वी आर नॉट बीइंग कॉम्पिटेंट और बीइंग कैपेबल टू कंपीट विद द कॉम्पिटिटर, तो हम लोग धंधा बंद कर देते हैं। ये क्या हो गया? वॉलेंट्री वाइंड अप। मतलब हम लोग खुद चाहते हैं कि भैया हम काम नहीं कर सकते। या फिर जितना भी मेरा शेयर होल्डर था, आइदर वो प्राइवेट कंपनी हो, पब्लिक कंपनी हो, जो शेयर होल्डर है उसके बीच में क्या आ गया है? डेडलॉक आ गया है। जो प्रमोटर है उसके आपका आपस में डेडलॉक आ गया है। डेडलॉक मतलब बॉटलनेक हो जाना, मतलब हम आपसे बात नहीं करना चाहते हैं, आप हमसे बात नहीं करना चाहते, तो कोई भी डिसीजन, कोई भी रिजोल्यूशन हम लोग पास ही नहीं कर पा रहे, तो कंपनी का ग्रोथ वहां पे रुक जाता है। या फिर ये तो हो गया वॉलेंट्री, मतलब मेरे अंदर में मेरा इंटरनल प्रॉब्लम है, उस इंटरनल प्रॉब्लम का रेप्लिकेशन मेरा सेल्स पे पड़ रहा है, मेरा प्रॉफिट पे पड़ रहा है, तो हम लोग मिल करके डिसाइड करेंगे लेट्स शट डाउन
आर ऑपरेशन, कंपनी को वाइंड अप करते हैं। दूसरा होता है कंपलसरी वाइंडिंग अप। कंपलसरी वाइंडिंग अप मतलब जहां पे आपको ट्राइब्यूनल बोलेगा चलो बेटा आप अब लोग अपना धंधा को बंद करो, बिकॉज आप लोग जो बिजनेस कर रहे हो दैट इज समहाउ इज नॉट कंपाइलिंग द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट एज वेल एज इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड। मतलब जो जो नियम कानून अवॉइड करने बोला गया है कंपनी को, अगर आप उसका पालन नहीं करते हो तो आपको कंपनी चलाने का हक नहीं है, आपको कंपलसरी वाइंड अप करना पड़ेगा। तो इसमें सेक्शन 270 से प्रोविजन स्टार्ट होता है कि आपका कंपनी कौन कौन कंपनी बंद करने के लिए कौन कौन आपका पिटीशन डाल सकता है। तो कंट्रीब्यूटरी, कंपनी इटसेल्फ, क्रेडिटर मतलब जिससे कंपनी को दिक्कत है वो लोग क्या करेगा, एनसीएलटी में जाकर के क्या डालेगा, पिटीशन डालेगा कि ये कंपनी आपका अगेंस्ट द माइनॉरिटी इंटरेस्ट काम कर रहा है, अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट काम कर रहा है, तो उसके ऊपर फिर एक्शंस लिया जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपका किसको लेकर के है, ये कॉन्सेप्ट किसको लेकर के, ये कॉन्सेप्ट है आपका कि किस तरीके से हम कंपनी को आपका समहाउ इन्फोर्स कर रहे हैं कि बाहर से ऑर्डर आएगा कि धंधा को बंद कर दो। कंपनी अपना एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया है पिछले 5 साल से, ठीक है, कंपनी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट रेगुलेशन पालन नहीं कर रहा है, कंपनी एक्ट कर रहा है अगेंस्ट द इंटीग्रिटी ऑफ आवर कंट्री और सोवरेनिटी ऑफ आवर कंट्री, which means company are not being competent to follow the guidelines of our act। तो इन सब केसेस में, या फिर कंपनी हमारे एनिमी के साथ बिजनेस कर रहा है, मतलब जो आपका स्टेट का या कंट्री का एनिमी है, गवर्नमेंट ने बैन करके रखा हुआ है, आप उसके साथ अपना व्यापार कर रहे हो, तो अगर आप अगेंस्ट द सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ आवर कंट्री काम करते हो तो आपके कंपनी को बंद कर दिया जाएगा। बिकॉज पब्लिक इंटरेस्ट, गवर्नमेंट का इंटरेस्ट को ध्यान रख करके आपको पैसा कमाना है, आप बिजनेस कर रहे हो फॉर द सेक ऑफ प्रॉफिट, बट उस प्रॉफिट के नाम पे आप हमारे देश का रिलेशन खराब नहीं कर सकते हो। समझ में आया बात? मतलब हमारे आपका नेबर कंट्री के साथ रिलेशन खराब नहीं कर सकते हो, स्टेट पॉलिसी के हिसाब से काम करना है। तो जो भी नियम कानून फ्रेम किया गया है उसके हिसाब से अगर काम करते हो तो आपको दिक्कत फेस नहीं करना पड़ता है, ठीक है। और अगर वो नहीं कर पाते हो दैट लीड्स टू व्हाट, वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। समझ में आया? ये बेसिक कॉन्सेप्ट था कि वाइंडिंग अप होता क्यों है। बिकॉज कंपनी को खोलने के लिए इतना सारा कहानी होता है, इनकॉर्पोरेशन स्टेज में अपने को सारा सिन नंबर लेना पड़ता है, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट लेना पड़ता है, तो ये सब कुछ लेना पड़ता है टू स्टार्ट अ पर्टिकुलर बिजनेस। ऑपरेशन को स्टार्ट करने के लिए डिन नंबर चाहिए, सिन नंबर चाहिए, टैन नंबर चाहिए, पैन नंबर चाहिए कंपनी का। वैसे ही कंपनी को अगर बंद करना है तो भी आपका प्रॉपर प्रोसेस प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ वाइंडिंग अप, ठीक है। एक बार डेफिनेशन पढ़िए वाइंडिंग अप का, क्या डेफिनेशन है। चलो हम बताते हैं क्या लिखा हुआ है आपका। वाइंडिंग अप इज अ प्रोसेस वेयर बाय द एग्जिस्टिंग कंपनी अफेयर्स इज ब्रॉट टू एन एंड। हम आप लोगों को अफेयर्स का मतलब बताए थे, यहाँ पे अफेयर्स का मतलब क्या है, ट्रांजेक्शन्स। व्हेन वी वर नॉट एबल टू exaggerate the proper number of transaction required for a particular company to sustain a particular company, तो कंपनी को बंद कर देना चाहिए। मतलब आपके धंधा में कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है, आप अपने कंपनी को डॉर्मेंट घोषित कर दिए हो। डॉर्मेंट कंपनी मतलब सेक्शन 255,
यहाँ पे कोई भी आपका ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है, तो ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है तो आपका यहाँ पे आपका कोई काम ही नहीं है, बिकॉज आप कंपनी को रन कर रहे हो, उसके चक्कर में आपको तो बहुत सारा कंप्लायंसेस को फॉलो करना पड़ेगा। तो वो अगर कंप्लायंसेस आप फॉलो करते हो और आपको पेमेंट करना पड़ेगा उसके लिए, जो भी एक्सपर्ट को आप अपॉइंट करोगे कंपनी फाइलिंग करने के लिए, तो उसके लिए उसको पेमेंट करना पड़ेगा। आपका कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं हो रहा, फिर क्यों ये सब चक्कर में पड़ना। और अगर आप कंपनी को रन कर रहे हो तो आपको कंपनी के गाइडलाइंस को फॉलो करना ही पड़ेगा। इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन where the company which came to an existence, it is an aspired to grow higher with the passage of each day, turn of their entire business either voluntary or by the tribunal involvement। voluntary मतलब खुद से बंद कर रहे हो या फिर ट्राइब्यूनल अगर इन्वॉल्व हो रहा है तो either by the NCLT और NCLT के ऑर्डर पे उसको बंद किया जा रहा है। और ये जो सेक्शन है, सेक्शन 270 to 378, ये सेक्शन आपका बहुत सारा सेक्शन आपका कट चुका है। क्यों कट चुका है? बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड। ठीक है, सेक्शन 270 से स्टार्ट होता है वाइंडिंग अप का प्रोसेस। मीनिंग ऑफ वाइंडिंग अप, इफ incorporation is the process of bringing the company into existence, then winding up is the process of bringing an end to the existence of that company। समझ में आ रहा बात? आपका शुरू करने का, बिगिनिंग का और एंड का, दोनों का आपका प्रोसेस कंपनी में फॉलो करना पड़ेगा। हम लोग जब मन चाहे तब शुरू नहीं कर सकते हैं, जब मन चाहे तब बंद नहीं कर सकते हैं। A company cannot die a natural death, it has a indefinite lifespan, but if such reason have emerged which make it desirable to bring an end to its corporate life, then necessarily legal mechanism have to put into operation to get it done। This mechanism is process of winding up। जैसे हम लोग का नेचुरल बॉडी का लाइफ आपका सर्टेन तो अब रहता नहीं है, सब कुछ अनसर्टेन हो चुका है। सिमिलरली कंपनी का लाइफ भी नाउ नॉट आपका सर्टेन, because of certain events, because of certain law, you won't able to operate your operation, that leads to create what? Winding up of the company। तो जैसे इंसान का जीवन का हाल है वैसे अब कंपनी का भी जीवन का हाल हो चुका है। सर्टेनिटी बोल के चीज कुछ भी नहीं है, नथिंग इज परमानेंट, नॉट इवन द कंपनी। दो कंपनी इज एन आर्टिफिशियल बॉडी एंड वी आर द नेचुरल बॉडी, बट लाइफ का किसी का भी भरोसा नहीं है। कंपनी भी कोई आपका प्रोविजन अबाइड नहीं किया, उस वजह से उस पर कंपल्सरी वाइंडिंग अप का चार्जेस लग गया, तो उसको भी बंद होना पड़ेगा। इंसान के साथ तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो लाइफ का सर्टेनिटी ना ही इंसान का है ना ही कंपनी का है। द मैकेनिज्म इज नोन एज व्हाट? वाइंडिंग अप। इट इज अ प्रोसेस बाय विच द properties of the company are administrated for the benefits of its members and क्रेडिटर। यही बता रहा आपका कि जैसे एक इंसान के चले जाने के बाद उसका संपत्ति, उसका जो प्रॉपर्टी रहता है वो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव, लीगल हायर में ट्रांसफर हो जाता है। सिमिलरली कंपनी का जो भी आपका एसेट्स रहेगा, जो भी उसका एसेट्स रहेगा, लायबिलिटी रहेगा, तो क्या किया जाएगा? लिक्विडेटर को अपॉइंट किया जाता है। लिक्विडेटर कौन होता है? जो प्रॉपर टेक केयर करता है जब कंपनी को वाइंड अप में डाल दिया जाता है। लिक्विडेटर इज अ रिप्रेजेंटेटिव टू टेक केयर ऑफ द लिक्विडेशन प्रोसेस और वाइंडिंग अप प्रोसेस। वो क्या करेगा? रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड पेबल वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। समझो जो बोल रहे हैं हम, रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड पेबल वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। जो मेरे को लेना है और जो मेरे को देना है उसका प्रॉपर एक हम लोग डेटा अपने पास रखते हैं कि मेरे को किस किस को कितना कितना पेमेंट करना है। और जो पेमेंट कर रहे हैं हम लोग, वो पेमेंट कहां से करेंगे? अपने एसेट्स को बिक्री करके। सारे लायबिलिटी होल्डर को पेमेंट करना है। लायबिलिटी होल्डर में आपका लिक्विडेटर का फीस आ गया, आपका ट्राइब्यूनल का फीस आ गया, आपका सिक्योर्ड क्रेडिटर हो गया, आपका एम्प्लॉय वर्क्समैन ड्यूज जो होता है एम्प्लॉयमेंट ड्यू हो गया। समझ में आ रहा बात? पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर को दे देंगे, उसके बाद फिर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर आएगा, फिर प्रेफरेंस शेयर आएगा, फिर इक्विटी शेयर आएगा। ये प्रोसेस आपका चलेगा। मतलब हम एसेट्स को क्या करेंगे? सेल करेंगे, वहां से पैसा रियलाइज करेंगे और पे करेंगे किसको? लायबिलिटी होल्डर को।
In case of compulsory winding up, the liquidator is appointed by the tribunal under section 275 of the act, or in case of voluntary winding up, the liquidator is appointed by the company itself under section 310 of the act. One more thing, आप लोग को बता दें, आप लोग के सिलेबस में इसको अमेंड नहीं किया अभी तक, बट प्रैक्टिकली आपका वॉलेंट्री वाइंडिंग अप अब कंपनीज एक्ट के थ्रू होना बंद हो चुका है। उसके लिए हम लोग क्या फॉलो करते हैं? इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड। मतलब अगर अपने को कंपलसरी वाइंडिंग अप करना है तो कंपनीज एक्ट का प्रोविजन फॉलो करेंगे, और अगर वॉलेंट्री वाइंड अप करना है तो अपने को इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड 2016 फॉलो करना पड़ेगा। वाइंडिंग अप को हम लोग और लिक्विडेशन भी बोलते हैं। ऑन लिक्विडेशन द कंपनी नेम इज डिलीटेड, द लिस्ट ऑफ द कंपनी बाय द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी एंड द सेम इज पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल गैजेट्स। मतलब कंपनी का नाम को हटा दिया जाएगा एनसीए के पोर्टल से, कंपनी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा आफ्टर लिक्विडेशन प्रोसेस एग्जीक्यूटेड। डेफिनेशन ऑफ वाइंडिंग अप, it is a process whereby the life is ended and its property administrated for the benefits of its creditor and members, and administrator is called liquidator is appointed and he takes control of the company, collect its assets, pay its debt and finally distribute the surplus among the member in accordance with their rights. सारा पेमेंट करने के बाद, लायबिलिटी होल्डर को पे करने के बाद जो पैसा सरप्लस बचेगा, that fund are being distributed among the एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स। मोड ऑफ वाइंडिंग अप दिया हुआ है, पहला क्या? ट्राइब्यूनल कंपल्सरी वाइंडिंग अप, दूसरा वॉलेंट्री वाइंडिंग अप। वॉलेंट्री वाइंडिंग अप कहां से होता है? अब वो आपका इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड, ये आगे पढ़ोगे 2016 से हम लोग वॉलेंट्री वाइंडिंग अप को एग्जीक्यूट करते हैं। यहां पे मेंबर्स का वॉलेंट्री इच्छा और क्रेडिटर का वॉलेंट्री इच्छा, ये दोनों एग्जीक्यूट होता है इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड के थ्रू। ठीक है, क्या प्रोसीजर है वाइंडिंग अप का? कंपल्सरी वाइंडिंग अप में पिटीशन इन ट्राइब्यूनल, ट्राइब्यूनल मतलब कोर्ट, कोर्ट के पास आपके बातों को रखा जाएगा, पिटीशन डाला जाएगा, आपका पिटीशन का हियरिंग होगा। अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर, कौन अपॉइंट करेगा लिक्विडेटर को? कोर्ट अपॉइंट करेगा लिक्विडेटर को। फिर वाइंडिंग अप का ऑर्डर पास कर दिया जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? नेक्स्ट आपका द प्रोसीजर फॉर वाइंडिंग अप ऑर्डर इन वॉलेंट्री वाइंडिंग अप क्या है? वॉलेंट्री वाइंडिंग अप में क्या करते हैं हम लोग? रिजोल्यूशन पास करते हैं, हम लोग सॉल्वेंसी डिक्लेयर करते हैं, रजिस्ट्रार को नोटिस भेजते हैं, लिक्विडेटर अपॉइंट करते हैं, फाइनल मीटिंग करवाते हैं, डिसोल्यूशन एग्जीक्यूट करते हैं, फिर उसको ऑफिशियल गैजेट में, लेखा पत्र में हम लोग छाप देते हैं। दिस इज द प्रोसेस फॉर वॉलेंट्री वाइंडिंग अप। और ये आपका हो गया कंपल्सरी वाइंडिंग अप का। पिटीशन इन ट्राइब्यूनल, फिर उसका हियरिंग होता है, लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाता है, फिर वाइंडिंग अप को एग्जीक्यूट किया जाता है। दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है। पिटीशन इज फाइल्ड बिफोर द ट्राइब्यूनल आइदर बाय द कंपनी और द क्रेडिटर और द कंट्रीब्यूटरी और द रजिस्ट्रार। वॉलेंट्री वाइंडिंग अप में नो पिटीशन इज फाइल, यहाँ पिटीशन दरकार नहीं, आप तो अपनी इच्छा से कर रहे हो, तो यहाँ पे कोई भी रिक्वायरमेंट ऐसा नहीं है। अच्छा, वन मोर थिंग, यहाँ पे जो आपका हम एक अभी प्रोविजन बता रहे थे, इफ द कंपनी आर बीइंग acted against the sovereignty or integrity of India or company are being acted of moral decency, they are not abiding the moral decency or the state relation or moral turpitude are being executed, या फिर जो डायरेक्टर है, those who are being responsible for the execution of the company are being involved in any kind of criminal proceeding, तो भी कंपनी को क्या किया जाएगा? वाइंड अप करवाया जाएगा। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट सेक्शन 272 में भी इसको लेकर के ऑर्डर पास कर सकता है। ठीक है, फिर सेक्शन 275 में आपका लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाता है, फिर वाइंडिंग अप को एग्जीक्यूट किया जाता है। तो कंपल्सरी वाइंडिंग अप में ज्यादा दिक्कत है नहीं, आराम से हम लोग इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। वॉलेंट्री वाइंडिंग अप में मैक्सिमम प्रोसेस कहां से होता है? इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी
कोड के थ्रू एग्जीक्यूट किया जाता है। फिर मेंबर कौन कौन रहता है? मेंबर वॉलंटरी वाइंडिंग अप और क्रेडिटर वॉलंटरी वाइंडिंग अप सिंपल फेनोमेना है। आप अपनी इच्छा से बंद कर रहे हो ना धंधा को, तो या तो आपका जो मेंबर रहेगा वो बोलेगा चलो धंधा अच्छा चल नहीं रहा बंद कर देते हैं, या फिर जो क्रेडिटर होल्डर है जो आपसे पैसा पाता है वो बोलेगा भैया ये धंधा तो ऑपरेट कर नहीं पा रहा और हमसे क्या मांग रहा है, रॉ मटेरियल मांग रहा है। सप्लायर जो रहेगा वो लोग क्या करेगा, खुद पिटीशन डालेगा कंपनी को बंद करने के लिए। ठीक है, अच्छा ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रोस्पेक्ट है सेक्शन 433, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। ये तो नॉर्मल आपका डिफरेंस हो गया कि कब मेंबर आपका वॉलंटरी वाइंडिंग अप के लिए पिटीशन डालेगा, कब आपका क्रेडिटर डालेगा। बट क्या ग्राउंड हो सकता है, देखो आराम से रिलेट कर सकते हो। इनएबिलिटी टू पे डेट्स, आप अपने उधार को पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, धंधा बंद करो। वेयर इट इज प्रूव्ड टू द सैटिस्फैक्शन ऑफ द कोर्ट दैट द कंपनी इज अनेबल टू पे इट्स डेट, मतलब किसी ने पिटीशन डाला कि भाई कंपनी अपना लायबिलिटी को पे नहीं कर पा रहा है, और ये प्रूफ हो जाना कि आप सच में आपका कैपेसिटी नहीं है, यू आर नॉट बीइंग कॉम्पिटेंट टू पे योर डेट्स, तो आपके कंपनी को क्या कर दिया जाएगा, वाइंड अप के लिए ऑर्डर पास कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर दिया गया है, मतलब 75% ऑफ शेयर होल्डर मस्ट वोटेड इन फेवर कि भाई चलो कंपनी को बंद कर दिया जाए। ठीक है, ट्राइब्यूनल के सामने आपने पिटीशन डाल दिया, या फिर आप काम कर रहे हो अगेंस्ट द नेशनल इंटरेस्ट, जो मैंने आपको बात बोला था, आप सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट के अगेंस्ट, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट, मतलब हमारे नेबर कंट्री के साथ, पब्लिक ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहे हो, डिसेंसी और मोरलिटी को आप एग्जीक्यूट कर रहे हो। अगर ये सब काम करते हो तो भी आपके कंपनी को बंद कर दिया जाएगा। फेलियर ऑफ स्कीम, आपका जो कंपनी लॉ का नॉर्म्स है, जो स्कीम है कि 15 दिन में आपको ट्राइब्यूनल के पास सारा डिटेल देना है, सिंपली अगर आप कंप्लायंसेस अवॉइड नहीं करते हो तो भी आपकी कंपनी को बंद कर दिया जाएगा। ट्राइब्यूनल के कंप्लायंसेस को भी फॉलो आपको ही करना पड़ेगा। या फिर आपका अफेयर्स अनलॉफुल है या फ्रॉडलेंट एक्टिविटी है, या फिर आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करने में डिफॉल्ट किया है, 5 साल तक आपने एनुअल रिटर्न ही फाइल नहीं किया अंडर सेक्शन 92, तो आपके कंपनी को बंद कर दिया जाएगा। और जो मैंने लास्ट पॉइंट बताया था, जस्ट एंड इक्विटेबल, मतलब मुंह फुला करके बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है? शेयर होल्डर आपस में बात नहीं कर रहा है, आपका डेडलॉक होके रखा हुआ है बिटवीन द शेयर होल्डर, तो किसी भी डिसीजन कंक्लूजन पे कैसे पहुंचेंगे? इफ द सिचुएशन ऑफ जस्ट एंड इक्विटेबल वी कांट टेक एनी डिसीजन दैट लीड्स टू व्हाट, वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। ठीक है, होपफुली यहां तक का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इसके बाद का जो पोर्शन है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होपफुली समझ में आया होगा। अच्छे से मन लगा के पढ़ते रहिए। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।